बड़े वेलकम बैक हमारे चैनल बिहार बीपीएससी में। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन ये होने वाला है। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो डिटेल में ये पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल में जुड़िए, आपके लिए बहुत फ़ायदा है। बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में भी आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको जाके देखिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो जब बात इतिहास की आती है तो सबसे पहले हमें इतिहास पढ़ने के स्रोत के समझना ज़रूरी है। क्योंकि इतिहास के लिए हमें स्रोतों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि स्रोत ही वो मीडियम है जिससे कि हम इतिहास के पन्नों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहते हैं। सिंपली अगर इतिहास का डेफिनेशन कहा जाए तो इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है कि किसी भी महत्वपूर्ण घटना, विशिष्ट घटना, जो किसी सार्वजनिक घटना जो किसी विशिष्ट स्थान पर या फिर किसी भी स्थान पर घटित हुआ हो, वो इतिहास का पार्ट है। ठीक है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? ये राजतरंगिणी है। हमारे भारत में इतिहास, भारत के इतिहास को जानने के लिए भारत के लिखित, भारतीयों के द्वारा लिखित जो एक पुस्तक है राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर और कश्मीर के शासकों का पूर्ण रूप से वर्णन है, उत्तर भारत के इतिहास का वर्णन है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले जो सिक्के जो छापे गए थे, जो बनाए गए थे, वो पंचमार्ग कॉइन उसको कहा जाता है, आहत सिक्के उसे कहा जाता है। और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरीज को। प्रागैतिहासिक वो इतिहास का पन्ना है जो हमारे पास, जिसका लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, किसी के पास लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, केवल मानव अवशेषों के द्वारा, हड्डियों, कंकालों और औजारों के द्वारा उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो होता है उसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं। ठीक है, उसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं। इसकी कृति जो है स्टुअर्ट पिगमट ने जो है इसको लिखा है। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो भारत को उन लोगों ने इंतु कहा था। चीनी यात्रियों ने भारत को इंतु कहा था। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो पत्थरों पे जो लिखा होता है, ठीक है, दीवारों पे जो लिखा रहता है, उसे इपियोग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विधा कहा जाता है, यानी कि लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का जो है नाम प्राप्त हुआ। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो वी.ए. स्मिथ एक अंग्रेज था। देखो, अंग्रेज ने भारतीय इतिहास को जो रोट किया है, लिखा है, उसका लिखने का मकसद था कि भारत के इतिहास को नीचा दिखाना, भारतीय इतिहास को एक कुरीतियों से भरा हुआ, भारत के इतिहास इतने सारे कुरीतियाँ और अंधकार और जो है जितने भी आडंबर है, ये सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। और फिर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि अंग्रेज़ों ने भारत को विकास के राह पे लेके आया है, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ये सहिष्णुता सिखाया है, भारतीयों को जो है आगे लेके समाज के जो है एक अच्छा समाज बनाने का जो है भारतीयों को सिखाया है। तो ये जो है, ये इन लोगों का जो पर्सपेक्टिव था, पूरी तरीके से जो है भारत के ऊपर शासन स्थापित करने का था। ठीक है। तो उसी नज़रिए से जो है अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को गढ़ा, भारतीय इतिहास को लिखा, जिसमें सच्चाई कम, झूठ ज़्यादा था। ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से जो है इतिहास को गढ़ दिया था। अब देखिए, इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक इतिहास का वो पन्ना है जो हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। मानव के उत्पत्ति से ही 3000 ईसा पूर्व तक, यानी कि मानव की उत्पत्ति जब से हुई है 2 अरब साल वर्ष पहले से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास का वो पार्ट जो लिखा हुआ तो है, लेकिन हम उसको अभी तक जो है उसको पढ़ नहीं पाए, स्टडी नहीं कर पाए, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
और ऐतिहासिक काल जिसका साक्ष्य हमारे पास लिखित भी मौजूद है और भी बहुत सारे सोर्सेस से मौजूद है। 600 ईसा पूर्व से जो है ये आगे के बारे में जो है कहा जाता है। गौतम बुद्ध के और फिर महावीर जैन धर्म से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फिर ऋग्वेद काल और वेदों से धार्मिक हमारे पास बहुत सारी साक्ष्य हैं, जिससे कि हमें जो है 600 ईसा पूर्व से आगे के बारे में इतिहास का हम उसके माध्यम से पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ये जो हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक ये प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, मेन स्रोत हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि ये अशोक काल के समय में जो है, जब अशोक ने जब बौद्ध धर्म को जब उसने अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कई जगह पे शिलालेख लिखवाया था, दीवारों पे लिखवाया था, बहुत जगह पे जो है अपने उद्देश्यों को, अपने मकसद को उन्होंने लिखा। तो इसको सबसे पहले पढ़ने का काम, ब्राह्मी लिपि जो कि पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था, 1837 ईस्वी में किया था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। वेद व्यास ने जो है भारत के इतिहास को, यानी कि भारत के सबसे पुराने धार्मिक किताब ऋग्वेद को जो है इन्होंने लिखने का काम किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्व मनु, यानी कि जो मनु का जो एक वर्णन मिलता है, मनुस्मृति का रचयिता जिसको कहा जाता है, ये सबसे पुराने राजा के रूप में जो है ये माने जाते हैं। वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के जो इतिहास है, कौटिल्य तो उस समय के ही रहने वाले थे, मौर्य वंश से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। और भारतीय पुरातत्व संरक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक बॉडी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत के इतिहास की छानबीन करती है, और इसका एक पूरा टीम है, पूरा उसका एक इंस्टीट्यूशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो ये जो है इतिहास को जानने का, लिखने का, पढ़ने का काम करती है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण या मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये है। तो मत्स्य पुराण संबंधित है आंध्रवाहन शासन से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। खरोष्टी दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। नारद स्मिस्त्री ये गुप्त वंश का जो है ये है। स्मृति ग्रंथ ये सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुस्तक जो है मनुस्मृति। और सुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है। स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो महाभारत के बारे में देखिए, 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, ठीक है। और अभी जो है 24,000 श्लोक हो गया है, और अंत में जो है 1,00,000 श्लोक जो है इसमें हो गए हैं। और इसको अब कहा जाता है स्वतः शास्त्रीय संहिता महाभारत, अब इसको कहा जाने लगा, इसलिए क्योंकि इसमें ये बहुत ही भारी भरकम किताब है। इसमें श्लोकों की संख्या जो है 1,00,000 से जो है ज़्यादा हो गया अभी। पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन करना। पुरालेख जो है अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन करना। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है, ठीक है। पुरावशेष का महानतम यानी कि जो मानव शेष है, जो अभी जो अस्थि पंजर, जो भी मानव का जो अवशेष जो प्राप्त हुआ है, उसके अन्वेषक का महानतम अन्वेषक करने वाला को डार्विन को ही जो है इसको श्रेय दिया जाता है। इब्न बतूता का यात्रा का वृत्तांत जो है रेहला में है। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग ने अध्ययन किया था। प्रमुख अभिलेख व शासक। अभिलेख के बारे में देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के बारे में है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन II। और नासिक अभिलेख गौतम बलसेरी के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और देपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। और भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? सुंग काल की जानकारी मिलती है। और हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया था? सीयूकी में जो है हेनसांग ने अपने सफ़र के बारे में लिखा था। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की? अल-बिरूनी ने की, जो मोरक्को का रहने वाला था। और फिर उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है इसने काजी कभी जो है पद धारण किया था।
मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिला? तो पांड्य राज्य को जो है इसने भ्रमण किया। पतंजलि का महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है इससे, पतंजलि के इतिहास से। देखिए, चीन के लेखकों का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है आपके लिए ग्राफ है। फाहियान जो आया था 399 में आया था, 414 ईस्वी तक रहा भारत में, और इसने लिखा है, यात्री विवरण इसने दी है। क्या दी है? ये तो पहले चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जो ये था। इसने गुप्त काल में वस्तु विनय में कौड़ियाँ और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल के देव निर्मित बताया है कि राजमहल कैसा था। हेनसांग जो आया था 629 से 645 ईस्वी, सीयू की जो है इसकी किताब की रचना है। हेनसांग हर्षवर्धन के बारे में बताता है और ये बताता है कि इसे यात्रियों का राजकुमार, सान्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है कि हेनसांग ने हर्षवर्धन की बहुत तारीफ़ की, प्रशंसा की, और हर्षवर्धन ने हेनसांग के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ भी जो है आयोजन करवाया था, जिसमें जो है बहुत सारे जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए और वैदिक धर्म के मानने वालों का जो है एक शास्त्रार्थ भी करवाया गया था, जिसमें जो है हेनसांग ने जो है काफ़ी सारे ऋषि मुनियों के प्रश्नों का उत्तर और बहुत सारे वाद विवाद हुआ था, जिसमें वहाँ पे जिस जगह पे हेनसांग था उस जगह पे जो है एक कहानी भी है कि वहाँ पे जो है एक आग लग गई थी। फिर इस तरीके से जो है वहाँ के राजा हर्षवर्धन ने जो उसकी रक्षा की थी और उनको मान सम्मान किया था। इर्सिंग 673 में आया, 675 ईस्वी में चला गया। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं इसने लिखी है और नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ये पढ़ाई की है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में मिलता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। ये सती प्रथा देखिए, सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलता है आपका, सबसे पहले जो सती प्रथा स्टार्टिंग हुआ 510 ईस्वी में, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है ये प्राप्त होता है। पाषाण काल, पत्थरों के समय काल को यहाँ पे एक जो है डेट में जो है यहाँ पे बताया गया, पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक, देखिए पत्थरों का युग को, इसीलिए पत्थरों का युग को पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, यानी कि जैसा कि वो समय था वो सारा का सारा निर्भरता, सारी की सारी चीज़ें जो है पत्थरों के औजारों से ही जुड़ी हुई थी, जिसके वजह से पाषाण काल कहा जाता था। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक टाइम है पाषाण काल का। पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण 26 लाख से 50,000 और फिर 50,000 से लेकर के 40,000 मध्य पूरा पाषाण, 40,000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व उच्च पूरा पाषाण। फिर दूसरा फेज इतिहास का मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और तीसरा जो इसका जो फेज है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल ये 4000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफेल्ड को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है, सबसे स्टार्टिंग फेज। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते? पत्थर जो इस्तेमाल ये लोग करते थे, इसी वजह से पाषाण काल कहा जाता है। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का था, यानी कि जो आज का जो भारतवर्ष है ये जम्बू द्वीप का एक पार्ट था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी होमोसेपियंस जो है मानव प्रजाति का सबसे आधुनिक प्रजाति का मानव का जो है ये होमोसेपियंस था, जिसके सारे पूर्वज अभी जो है पूरी दुनिया में है। और सबसे प्राचीन जो था पिथेकैंथ्रोपस। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो हाथनोरा नर्मदा घाटी के पास मिला है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरातत्व से प्राप्त? मेहरगढ़ से जो हमें प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेतों का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से ये प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे आगे सवाल है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के रूप में की गई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से हमें जो है वहाँ के अनाज और वहाँ पे कुछ खाना पकाने और रहने सहने का जो है साक्ष्य मिला है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। प्रस्तर युग लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? नव पाषाण काल में जो है कृषि की, खेतीबाड़ी की स्टार्टिंग नव पाषाण काल में हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? जौ था। चाकोलिथिक युग किस नाम से जाना? ताम्र पाषाण जो है युग से नाम से भी जाना जाता है। देखिए कुछ स्थल है, प्राचीन स्थल है जिसके जहाँ पे जो पाए गए हैं। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है और कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है।
कलश और वहाँ के कुछ सावधान जहाँ पे मुर्दों को दफनाया गया था वहाँ कलश की प्राप्ति हुई है। और यहाँ पे जो है एक ताम्र पाषाणिक स्थल जो है ये सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल रहा है। नौदा टोली महाराष्ट्र में ही है और इसका उत्खनन करने वाला HD संकलिया है। और यहाँ काले मृत भांड के जो है प्रमाण मिले हैं। निवासा ये भी महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है और यहाँ कई सारे काली बर्तनों के डिज़ाइन मिले हैं। ताम्रवर्ती राजस्थान में है और यहाँ पे भी जो है सफ़ेद रैखिक चित्रों के वाले मृद भांड के जो है साक्ष्य मिले। नवपाषाण काल का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में किया था, जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निदेशक कौन? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त है? भीमबेटका से हमें जो है सर्वाधिक चित्र जो है पुरापाषाण काल के प्राप्त हुए। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन की कला सर्वप्रथम किस युग से प्राप्त हुआ? नवपाषाण काल में ही, जब अनाज की खेती होनी स्टार्ट हुई तो उसी समय में जो है ये मिट्टी के बर्तन बनने स्टार्ट हुए। पेवल उपकरण किस काल संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। और ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल में बना था। बेलन, देखो माइक्रोलिथिक क्या था? वही जो पत्थरों के औजार थे उसी को और बारीकी से तराशना जब मानव ने सीख लिया था उसी को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। माइक्रोलिथिक टूल्स जो है उसको कहते हैं। बेलन घाटी जो है औजार कहाँ मिले हैं? ये निम्न पुरापाषाण काल के औजार हैं। मानव के आगेठक और खास संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी? तो पुरापाषाण काल से, जब मानव जो है चीज़ों को जो शिकार करता था और जो जंगल में जो चीज़ें खाने की मिलती थी उसको वो उठा करके खा लिया करता था। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालिक स्थल महदहा और सरायन हार्रा है। यहाँ पे जो ये जगह का नाम है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जो है उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वाड्रिजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चट आदि का पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त था? मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ। भारत में जीवाश्म शिवालिक पहाड़ी से प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला और कपास के मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ पर कपास की खेती का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला। हड्डी के निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? सराय नहर राय से। और गौरिक मृदभांड पात्र नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुत्तागोंडो, हड़प्पा, कोडदीजी ये पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालिक स्थल देखिए बुर्ज होम, ये कश्मीर में है। कब्रों के मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था यहाँ पे। गुफर काल ये भी कश्मीर में है। कृषि पशुकाल के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, सीलबट्टा, हड्डी निर्मित यहाँ पर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूँ और जौ के यहाँ पे और आयताकार मकान के साक्ष्य मिले। मदहा उत्तर प्रदेश में गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण मिले हैं। पशुबाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। और कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती का प्रमाण मिले हैं। और विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य ये माना जाता है। संगनकल्लू कर्नाटक में राग के टीले प्राप्त हुए। बेल्लारी जिले में अवस्थित है ये। अब पीकलिहर राग के ढेर निवास स्थल के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए। और चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण, हस्त निर्मित निर्माण के साक्ष्य मिले। सारूतारू असम में गुवाहाटी के समीप यहाँ पे भी जो कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। चिरान बिहार में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। दाओ जेली कृषि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो देखिए यहाँ पे नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था और नौदा टोली वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे जो है आपके जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपका। आप फॉलो कीजिए, आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू।